रहीम, डियर व्यूअर्स, रियलिटी टॉक शो माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से औरंगजेब सोहरवर्दी एक बार फिर आपके सामने। लेकिन आज जैसा कि आप देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और एक्साइटेड हैं कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब कासिम अली शाह साहब। टॉपिक भी बहुत अहम है और शख्सियत भी बहुत अहम है। बात करेंगे आज हम क्राइसिस हैंडलिंग की और इसके लिए जो लीडरशिप स्किल्स चाहिए उसकी। तो कासिम साहब ने जितने ज्यादा लोगों के दिलों को छुआ, जितने इदारों में इन्होंने जाके खिताब किया, तो इससे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी आज के टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और आज इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आप करेंगे। प्रोग्राम का मैं आगाज करना चाहूंगा कासिम साहब कि जनरली भी हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं चीजों को मैनेज करने में, लेकिन जब क्राइसिस या कोई हंगामी सूरत हाल आती है तब फैमिली से लेकर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मुल्की लेवल तक बहुत ही एक हड़बड़ाहट मच जाती है। आपका तज्जिया क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे इदारों में आप गए हैं, आप सोसाइटी को देख रहे हैं, आपने अपने क्राइसिस को भी हैंडल किया, इस पे जरा रोशनी डालिए। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ सर आपका, आप इस तरह से गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातचीत को कर रहे हैं और आपसे एक पुराना ताल्लुक है, बड़ा मोहब्बत भरा ताल्लुक है। मेरी गुजारिश ये है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी तब्दीली को महसूस करना, उससे मुश्किल काम उस तब्दीली के लिए तैयार होना, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम उस तब्दीली का सामना करना। ये सारे काम क्या लीजिए स्टेप बाय स्टेप बड़े मुश्किल हैं। आप देखें, एक क्लासिकल किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, 1998 में 98 में वो किताब आई थी, और आपने यकीनन वो किताब पढ़ी होगी, स्पेंसर जॉनसन की किताब थी, Who Moved My Cheese। अब वो किताब जो थी वो मैं समझता हूँ कि इस पेंडेमिक में एक दफ़ा सबको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए थी। वो किताब बताती है कि वो लोग जो तब्दीली को कबूल नहीं करते वो तरक्की नहीं करते, जो तब्दीली को मानते नहीं है तरक्की नहीं करते, और जो उस आने वाली तब्दीली में, उस क्राइसिस में, तब्दीली का नाम क्राइसिस रहा, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करते हैं, आगे निकलते हैं, उनके लिए एक नया जहान होता है, उनके लिए चीज़ इंतज़ार कर रही होती है, कामयाबी। वहाँ चीज़ का मतलब कामयाबी है। मसला ये है सर कि बड़ी दुनिया तादेर डिनाइल पे है। आप ये देख लीजिए, हमारा पेंडेमिक जब शुरू हुआ 14 तारीख थी मार्च की, जो पहला दिन था, 13 की रात को डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि हम बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन बंद करें सारा सिस्टम। तादेर लोग पहले डिनाइल स्टेट में क्रिटिसाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा प्लेयर बना के जी वो छुट्टियां होगी, मोचे होगी, कमाल हो गया। फिर उसके बाद एक नई डिस्कशन शुरू हुई कि ये क्यों नहीं खोल रहे, अभी तक ही हो रही है। अच्छा, कई लोगों ने मानने से इनकार किया, कई लोग अभी तक ये डिस्कशन कर रहे हैं कोरोना लेबोरेटरी में बना है कि खुदा की तरफ से है। अच्छा, इसी पेंडेमिक में कुछ लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया और नए हालात का सामना करना शुरू किया। वो अपॉर्चुनिटीज को देखने लग पड़े, उन मौकों को उन्होंने देखा। आप देखिए कि इसी पेंडेमिक में ये जो गैजेट्स हैं इनका इस्तेमाल कितना बढ़ा है, जूम का इस्तेमाल, गूगल मीट का इस्तेमाल कितना बड़ा है। अब उसके साथ देखिए कि किसी ने, मैं एक महीने बाद जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, PHCC बैठा, तो जो चेयरमैन डॉक्टर फजल, वो बताने लगे कि अभी तक टीचर तैयार नहीं हो रहे पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, वो मान नहीं रहे। आपको आज के दिन में कई लोग मिलेंगे जो कह रहे हैं कि चंद दिन बाद जब खत्म होना है अक्टूबर में पेंडेमिक, तो सारे हालात वैसे ही हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। जिस तरह ऑपरेशन के बाद आपको प्लास्टर चढ़ जाता है, स्ट्रिप पकड़नी पड़ती है, और फिर आपको सारी जिंदगी एहतियात करनी पड़ती है, और फिर कुछ नई चीजें भी आती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी टांग टूटी है, उस दौरान उन्होंने मुताला शुरू कर दिया, कई लोग सीखने लग पड़ते हैं, अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो ये आने वाले चैलेंज हर बंदे के लिए, वो फर्द वाहिद है, इंस्टीट्यूशन है, इदारा है या मुल्क है, उसके लिए मुख्तलिफ होते हैं, और देखना पड़ता है कि आपके लिए इसमें से आपने क्राइसिस की इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी की कि लगता है जैसे कोई पेंटिंग है, जैसे कोई शायरी हो रही है। आपने हल की भी बात की। अब हम आते हैं हल थ्रू लीडरशिप। अमूमन लोगों का ख्याल ये है कि लीडर सिर्फ मुल्कों में होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप और फैमिली लीडरशिप का तस्वर नहीं है। आज हमने फोकस करना है फैमिली लीडरशिप पे, टू सॉल्व पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। तो ये जरा बताइएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, और लोगों को फैमिली में किस तरीके से क्राइसिस हैंडल करना चाहिए थ्रू लीडरशिप। अच्छा सर, होता ऐसे है सर कि लीडर हमारे कौम के दिमागों में बैठा हुआ है, शायद इमरान खान का नाम है, उनको ये पता नहीं है लीडर मोहल्ले का भी होता है, लीडर खानदान का भी होता है, एक क्लासरूम में भी लीडर होता है, यूनिवर्सिटी का भी लीडर होता है,
टीचर्स की एसोसिएशन का भी लीडर होता है, आपको सूबों का भी लीडर मिलेंगे, आपको जुबान की हवाले से लीडर्स मिलेंगे। कल एक बच्चा सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहा था कि लियाकतपुर को जिला का दर्जा देना चाहिए। ठीक, ये भी काम है कि जी लियाकतपुर की 18 लाख आबादी है, तो 18 लाख आबादी वाले आप तहसील को क्यों ना एक जिले का दर्जा दे दें, आवाज बुलंद करना। ठीक है, सियासतदान को तो हमने, क्योंकि लीडर क्या गया कि सिर्फ लीडर उसी को समझ भी है। लीडर एक दफा से, मैं पुरानी बात है, झंग से आ रहा, रात के वक्त में बस किसी वीराने में खराब हो गई। जब खराब हुई तो सब लड़े उससे, वो क्या कर सकता था, ड्राइवर और कंडक्टर, उसने आधा आधा किराया सबको दे दिया। ठीक, किराया दे दिया, रात के 2 बजे का वक्त था। उन सवारियों में से एक सवारी ने नारा लगाया कि मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलेगा। ये है क्राइसिस में एक लीडर का रोल। और वो बंदा हमें थोड़ा सा पैदल चलाने के बाद, कोई 2-3 टर्न लेने के बाद एक ऐसी जगह ले आया जहाँ पर हमें खाली बस मिली और हम सब फैसलाबाद पहुंच गए। ये कमाल है कि वो बंदा जो जानता है, जिसमें इनिशिएटिव है, जिसमें करेज है, जिसमें अंडरस्टैंड करने की ताकत है और फिर फैसला करने की ताकत है, ये सब चीजों का मजमूआ। आप देखें ये सब चीजें भी अपनी जगह। फिर एक और अहम चीज, सबको साथ मिलाना, फॉलोअर। देखें ना जी, मॉडर्न डेफिनेशन लीडरशिप की है, जिसके फॉलोअर है वो लीडर है। वो किसी की फॉलोइंग, वो एंकर्स की फॉलोइंग हो सकती है, स्पीकर की फॉलोइंग हो सकती है, राइटर की फॉलोइंग होती है। तो जिसकी फॉलोइंग है वो तैयार हो जाए कि उस फॉलोइंग की वजह से कहीं ना कहीं उसका रोल इंपॉर्टेंट है, उसने गाइड कर। लीडर एक गाइड भी होता है, मेंटोर भी होता है, कम्युनिकेटर भी होता है, जबरदस्त साथ भी मिलाता है, टीम की सिलेक्शन भी करता है, उनको रोल भी डिफाइन करता है, यार ये बंदा ये रोल क्या है। ठीक, अच्छा, अभी इस बात को अगर लिया जाए तो कोई आसान नुस्खा बताइए। हमारे यहाँ तकरीबन मुल्क में भी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत बड़ा क्राइसिस है लीडरशिप का। तो फैमिलीज लेवल पे हम क्या स्टेप्स लेने शुरू करें छोटे छोटे, कि वो भी लीडरशिप एमर्ज हो के सामने आए, वहां से फिर कंपनीज में एमर्ज हो, वहां से फिर ऑर्गेनाइजेशंस में और मुल्क में एमर्ज हो। और इनसे सब बच्चों को हमें जिम्मेदार बनाना चाहिए, और जिम्मेदार एक्टिविटीज के जरिए हम सारी जिंदगी उनको पैम्पर करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। वाह, तरबियत दे रहे हैं मामूले वाली, वाह, और उम्मीद लगा रहे हैं शाहीन वाली। ये नहीं हो सकता। आपका बच्चा जो जवान होने के बावजूद कुछ कमा नहीं सकता, मोहताज है, कॉन्सेप्चुअली मैच्योर नहीं है, सोशली मैच्योर नहीं है, दुनिया रस्म और रवाज उसको नहीं आते, आप उम्मीद करें कि वो आने वाले ज़माने के चैलेंज का सामना करेगा, कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो ये वालिदैन का रोल है, वो जिम्मेदारी निभाए, उन्हें बचाए ना, उन्हें मॉम डैड ना बनाए, उनको कुछ हालात के थपेड़े दे। इसमें आप देखिए मेमन कम्युनिटी बड़ा कमाल काम करती है, वो अपने बच्चों को काम में डालते जी, बहुत छोटी उम्र से वो काम सिखाता, हालात और बाजार से, मुश्किलात से, नुकसान सिखाता है कि फायदा कैसे होना। वाह, अगर आपका नुकसान ही नहीं हुआ, आप जिंदगी में सिर्फ नफा की तमन्ना से, नफे की तमन्ना से चल पड़े, तो फिर कभी नफा नहीं होगा। नुकसान सिखाएगा कि सीखा क्या है और फिर आप उसको ठीक करें। अच्छा, डर कितना अहम रोल प्ले करते हैं लीडरशिप की शख्सियत डेवलप करने में या उसको खराब करने में? सर, खौफ पे काबू पाए बगैर लीडर बन ही नहीं सकता। खौफ तो कह लीजिए अजली दुश्मन है, बाबा इशफाक का जुम्मन, सबसे पुराना दुश्मन खौफ है, जो रोकता है, जो दायरे लगाता है। देखिए ना, खौफ का मतलब है हकीकत में चीजें नहीं है, इधर है, आपके इधर जो चीजें हैं वो आपको रोके जा रही है, महदूद कर रही है और आपको रोक रही हैं, आपको बुरा भला लोग कह रहे हैं, आपको खदशा है, आपके हासिल आपको खौफ दिला रहे होते हैं, क्रिटिक्स खौफ दिला रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका यकीन है कि यार मैं चलूंगा, रास्ते आसान होंगे, मैं लगा रहूंगा, मंजिलों पे पहुंच जाऊंगा, मैं आगे चलूंगा तो अंधेरा खत्म होगा, रोशनी आएगी, सारी रात गुजरेगी, दिन आए, ये हो नहीं सकता कि रात खत्म ना हो। तो आपके लगे रहने, डटे रहने से ही खौफ खत्म होते हैं, खौफ इनिशिएटिव से खत्म होता है। आप आवाज नहीं कर सकते तो खौफ कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने तो खुद मुआशरे को, हमारे मुल्क को एक मिसाल पेश की कि बिजनेस में, एजुकेशन में, सोशल वर्क में लीडरशिप कैसे इमर्ज होती है, इसलिए आपकी तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। मैं चाहूंगा कि जैसे आप अपने हर प्रोग्राम में, अपनी टीचिंग्स में जिक्र करते हैं शख्सियात का, अगर कोई आप मिसाल देना चाहें क्राइसिस लीडरशिप की जो आपकी जिंदगी में आपने अपनी आंखों कानों से सुनी हो, देखी हो, वो नाजरीन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अच्छा, मैं चाहूंगा आपका जो कैमरामैन है
اس ہماری انٹرویو کے بعد وہ کچھ والز کو ریکارڈ کرے دکھائے ایگزامینیشن کی، جس پہ میں نے وہ لیڈرز کی تصویریں بھی لگائی ہوئی، وہ جی آپ ضرور کریں گے، بالکل. اور وہ محمد علی جناح ہے، وہ نیلسن منڈیلا ہے، وہ لوتھر کنگ ہے. میں نے ان کو پڑھا ہے، میں نے ان کو جانا ہے، ان کے جملے نقش ہیں دیواروں پہ بھی، میرے دل میں بھی. لوتھر کنگ کہتا ہے کہ اگر تم نے جینے کی وجہ دریافت نہیں کی تمہیں جینے کا حق ہی نہیں. کیوں جی رہے ہو؟ جینے کا حق نہیں، تمہیں پھر جینے کا حق ہی نہیں. وہ جینے کی وجہ تو دریافت کرو. جی رہے ہو، کیوں جی رہے ہو؟ وہ وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں ملی تمہیں. تو آپ ان لوگوں کو، آپ مینڈیلا کو دیکھیے، 27-28 سال کی جیل کاٹی ہے، پہلا انٹرویو CNN لے رہا ہے اس کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو مظالم آپ پہ ہوئے بتائیں اس کے بارے میں کچھ. وہ کہتا ہے جی میں بھول چکا، میں آگے جانا ہے. اس نے کہا جی ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ معاف کر دو، معاف کر دو. تو جب تک آپ کوئی بہتر مثال نہ دو، سب سے بہترین مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا بہترین لیڈر جو درگزر کر کے دکھاتا ہے، جو معاف کر کے دکھاتا ہے، جو مخالفت کو برداشت کر کے دکھاتا ہے، جو چیلنج آتے ہیں ان کا سامنا کرتا ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، ان پہ الٹا عنایتیں کرتا ہے. تو جب تک آپ کے پاس کوئی انسپریشن نہیں ہے بڑے نام کی، میں اورنگزیب صاحب کہتا ہوں ہر بڑا بندہ مشکور ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. یار اس کا شکریہ میری زندگی میں تھا، یار یہ یہاں پر ملا تھا، یہ 2010 میں ملا تھا، یہ 8 میں ملا تھا. یہ نہ ہوتا، آپ کو ہر حاصل نہ شکرہ ملے گا. وہ مان ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی پہ کسی نے احسان کیا. وہ کہتا ہے کہ میرا کمال ہے، مجھے شاید دائی کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی. وہ کہتا ہے میں آ گیا تھا، یہ میرے ڈیسیژن تھا عالم ارواح سے ادھر دنیا میں آنے کا. او بھائی آپ محتاج ہیں، آپ جگہ جگہ زندگی میں محتاج ہو. کہیں ماں کی گود کی محتاجی، کہیں باپ کے کندھے کی محتاجی ہے، ایون آپ کے جنازے کی محتاجی. چند لوگ آپ کو قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ کے بندو آپ درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. آگے صاحب آپ چونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی آپ نے منظر کشی کی، بہترین باتیں بتائیں کرائسس کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، اب میں آپ کی اوپینین جاننا چاہوں گا کہ بہت بڑا رول ہے کسی بھی شخصیت کی تعمیر میں تعلیمی اداروں کا، خاص طور پہ یونیورسٹیز جہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں. کیا سجیشنز ہیں آپ کی کس طریقے سے لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں یوتھ میں؟ دیکھیے ستم یہ ہوا 80s میں، آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز تقریباً ختم کر، ٹھیک، اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونین کا رول نہیں رہا. آپ کے پاس لیڈرز کی نرسری ہوئی، پھر جو اسٹوڈنٹ یونینز کو بچی کچی رہ گئی ان کو اتنے برے طریقے سے پولیٹیکلی استعمال کیا گیا، اتنے برے طریقے سے اسٹیٹ نے مختلف فنکشنز میں استعمال کیا کہ وہ جو لیڈرشپ کبھی تیار ہوتی تھی، وہ جو اپنا ہاشمی صاحب ہمارے ملتان کے، جاوید ہاشمی، یا آپ یہ ساری اس وقت کی لیڈرشپ دیکھیے، احسن اقبال، یہ سب کہیں نہ کہیں کوئی جمعیت سے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور کرتے کرتے تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گئے. لیکن آپ نے وہ نرسری ختم کر دی. جب وہ نرسری نہیں گئی تو پھر آپ امید کریں کہ تعلیمی ادارے لیڈر بنائیں گے. تو وہ اوپر سے نمبروں کی ریس میں لگا دیا، ڈگریوں کی ریس میں لگا دیا. وہ رٹو طوطے تو نکلے، وہ کریٹو لوگ بننا ختم ہو گئے، کریٹو لٹریچر آنا ختم ہو گیا. آپ کے ملک میں 30 سالوں میں سب سے زیادہ خلاصے چھپے ہیں، واہ، درسی پیپر چھپے، فوٹو کاپی کی دکانیں جو ہیں نوٹس بانٹنے میں مصروف ہیں. سر کریٹو کتاب ہی کوئی نہیں ہوئی. مجھے بتائیں کہ 30 سالوں کا بڑا افسانہ، کو بڑا ڈرامہ، کو بڑی شاعری، کچھ نہیں سر، کوئی چکر نہیں. تو آپ تو قوم کو، وہ سری لنکا 98% ان کی لٹریسی ہے، آپ اس قوم کو 100% بنا دیں پڑھا لکھا، لیکن پڑھے لکھے جاہل بنانے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ لیڈرز بنائیں، آپ انیشیٹ کرنے والے، آپ قابل لوگ، آپ کریٹو لوگ پیدا کریں، سماج آگے جائے گا. جی جو ابھی آخر میں چاہوں گا کہ تمام گفتگو کو سم اپ کیا جائے اور کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیڈرشپ ٹریٹس کیسے دکھانے ہیں، اس پہ آپ کا کوئی فائنل میسج، کوئی کنکلوژن؟ اورنگزیب صاحب میں، کیونکہ یہ سب چیزیں بڑی وقت محدود اور بڑی چیزیں تھوڑی سی ویگ بھی لگتی ہیں، کیونکہ سچویشن کے بغیر آپ کو بات چیت کر رہے ہیں ساری. میں ہمیشہ کہوں گا اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے، آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، خود کو پریپیئر کرنا چاہیے، خود کو بہتر بنانا چاہیے، خود کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ لگے رہیں، ڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو اس زندگی کو نعمت سے کم نہیں لینا چاہیے، اس کو منفی کاموں کی بجائے مثبت کاموں میں لگانا چاہیے. اللہ آپ کو مزید موقع دے. بہت شکریہ قاسم صاحب. تو جناب یہ تھے قاسم علی شاہ صاحب، بہت خوبصورت باتیں ان کی کرائسس
کے حوالے سے، کرائسس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اور آخر میں جو انہوں نے پازیٹیوٹی کا میسج دیا وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم قاسم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی دے اور یہاں پہ پازیٹیوٹی پھیلے، لیڈرز پیدا ہوں جو ملک کو آگے لے کے جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔